मृदविका के साथ आप सुन रहे हैं ए जिंदगी जी ले जरा, जिसे लिखा है रीना कविता ने। सदियों से पारस पत्थर की खोज चल रही है। एक ऐसा पत्थर जिसके छूते ही हर चीज सोना बन जाती है। सदियों पहले पारस पत्थर का एक टुकड़ा हिमालय की पहाड़ियों में कहीं गिर गया था, जिसे आज भी इंसान ढूंढ रहे हैं। जिसे ढूंढते हुए पता नहीं कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कहा जाता है जैसे पारस पत्थर में छूते ही चीजों को सोना बनाने की ताकत थी, उसी तरह उसका ये टूटा हुआ टुकड़ा अपार शक्तियों का मालिक है, जिसमें से एक शक्ति इच्छा पूर्ति की भी है। इस टुकड़े की रक्षा खुद भगवान शिव करते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये पत्थर का टुकड़ा जिस किसी के भी पास होगा, उसे मानवता को बचाने के लिए खुद भोलेनाथ ने चुना होगा। उसी के पास इस पत्थर के टुकड़े की शक्तियों का इस्तेमाल करने की ताकत होगी। कहा जाता है वो पारस पत्थर का टुकड़ा इतना ताकतवर है कि वो सबको मनचाहा रूप और रंग दे सकता है। वो टुकड़ा जिस किसी के पास भी होगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। वो जो चाहता है उसे मिलेगा। इस पारस पत्थर के टुकड़े को हम इंसानों की दुनिया में पारिजात नाम दिया। ये नाम हम इंसानों ने पारिजात वृक्ष से लिया। कहा जाता है कि पारिजात वृक्ष एक कल्प वृक्ष है, जिसके नीचे बैठ कोई भी मनोकामना मांगी जाए तो वो पूरी होती है। पर इस बात का अब तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। पारिजात पत्थर के बारे में ये भी मान्यता है कि इस पत्थर का इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकता है जो इस पत्थर और इन शक्तियों का उत्तराधिकारी है। ये पत्थर खुद अपना उत्तराधिकारी चुनता है। सिर्फ वही इंसान जो दिल से सच्चा होगा, जिसने आज तक कोई पाप नहीं किया होगा, उसे ही मानवता की रक्षा के लिए चुना जाएगा। और ये टुकड़ा हमेशा हमेशा के लिए खुद को उस इंसान को सौंप देगा। पर उससे पहले ये खुद उस इंसान की परीक्षा लेगा, ये जानने के लिए कि वो इंसान इन शक्तियों को संभाल भी पाएगा या नहीं। ऐसी तो बहुत सी मान्यताएं हैं, पर इनमें से किसी भी बात का उल्लेख किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं किया गया है। आज भी ये सब बातें सिर्फ मात्र कहानियां बनकर रह गई हैं। कहा जाता है कि जो भी इस पारिजात पत्थर का वारिस होगा, उसके शरीर के एक हिस्से पर सोने से लिखा ओम का निशान होगा, जो कि जन्म से मृत्यु तक उसके साथ रहेगा। पर आज तक ऐसा कोई मिला नहीं, इसलिए इसे एक अफवाह ही माना गया। इंसानों ने कई बार हिमालय पर चढ़ने का प्रयास किया, पर असफल रहे। सिर्फ मान्यता है कि ये पत्थर हिमालय की किसी चोटी पर अभी भी है, पर असल में कोई नहीं जानता ये पत्थर कहाँ है और कैसा दिखता है। फिर भी कुछ इंसान लोगों की बातों और कहानियों पर विश्वास कर हर सदी में इस पत्थर तक पहुंचने के प्रयास करते रहते हैं। हालांकि पारिजात पत्थर तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है, फिर भी प्रयास जारी है। सुबह का समय था। गुजरात राजकोट में एक मोटी सी लड़की अपना वजन कम करने के लिए पार्क में दौड़ लगा रही थी। पिछले 1 महीने से रोज जॉगिंग कर रही हूँ, वजन है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो वहीं थक कर बेंच पर बैठ गई। हाय, कितनी मेहनत कर ली ना आज, पतली तो हो ही जाऊंगी। तभी एक हैंडसम सा लड़का अच्छी खासी बॉडी के साथ पार्क में दौड़ता हुआ आया। एकाएक सभी लड़कियों की नजर उस पर चली गई, जिसमें वो मोटी लड़की भी थी। हाय, कितना हैंडसम है। बात करूं क्या जाकर? क्यूट सी तो हूँ ही, बस थोड़ी मोटी हूँ, हो जाऊंगी पतली। वैसे भी मैं इसी के लिए तो रोज आती हूँ जॉगिंग के बहाने। शायद किसी दिन देख ले मुझे और मेरे प्यार में दीवाना हो जाए। सिमी ने शर्माते हुए अपने दांतों तले उंगली दबा ली। ये सिमी है। ऐसे तो ये थोड़ी ही मोटी है, दिखने में ठीक ठाक है, पर बाकी लड़कियों की तरह स्लिम ट्रिम ना होने की वजह से सिमी को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। सिमी बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उस लड़के को देख ही रही थी कि थोड़ी ही देर में एक हॉट स्लिम ट्रिम लड़की उस लड़के के सामने आ गई। वो लड़का मुस्कुरा दिया। मोनी,
मोनी ने उस लड़के के गले में अपना हाथ डाला। ये देख सिमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने अपना मुंह बना लिया। पता नहीं क्या है इस मोनी में जो महेश इसके पीछे घूमता रहता है। मोनी ने एक नजर उस लड़की पर डाली। महेश, यू नो ना, काफी लड़कियों की नजर तुम पर रहती है, खासकर कुछ पांडा। महेश और मोनी सिमी को देख हंसने लगे। सिमी की आंखें नम हो गईं। वो वहां से चुपचाप जाने लगी और कर भी क्या सकती थी। थोड़ी देर और रुकती तो पार्क में खड़े लोग भी मोनी के साथ उसका मजाक उड़ाते, उस पर हंसते। महेश ने कहा, ध्यान से। महेश ने सिमी को तेजी से जाते हुए देखा। मोना महेश को घूरने लगी। सिमी के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो पलटी। उसे लगा कि महेश उसकी फिक्र कर रहा है। महेश उसकी तरफ बढ़ा तो सिमी की तो जैसे सांसें ही थम गई। उसे काफी अच्छा लग रहा था और साथ ही शर्म भी बहुत आ रही थी। महेश ने सामने पड़े पत्थर पर हाथ फेरते हुए कहा, अभी तुम पर बुलडोजर चढ़ जाता। बचा लिया मैंने तुम्हें। थोड़ा देखकर चला करो। तुम्हारे वजन से इस पत्थर का क्या हाल होता, मैं तो सोच भी नहीं सकता। महेश ने सिमी का मजाक उड़ाते हुए कहा। मोना और महेश एक बार फिर हंसने लगे। मोना ने कहा, चल यार, यहाँ रहे तो तुझे किसी न किसी पांडा की नजर तो लग ही जाएगी। मोना ने सिमी की तरफ देखते हुए कहा। दोनों हंसते हुए वहां से निकल गए। सिमी का तो जैसे दिल ही टूट गया। वो वहां से रोते हुए चली गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि महेश उसका मजाक उड़ाएगा। अभी भी उसे लग रहा था कि महेश ने मोना के बहकावे में आकर ऐसा किया। सिमी वहां से निकल सड़क के किनारे खड़ी हो रोने लगी। रोते हुए वो अपने आप से ही बातें किए जा रही थी। मैं इतनी मोटी क्यों? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। घर जाओ तो फिर मम्मी मेरे खाने पीने को लेकर ताने मारती रहती है। पापा हर रोज मुझे वेट लूज करने के लिए कहते रहते हैं। रिश्तेदार जब देखो तब मेरे वेट को लेकर मुझे और मेरे मम्मी पापा को ताने मारते हैं। मेरा जीना बेकार है। परेशान हो गई हूँ मैं अपनी जिंदगी से। मुझे मर ही जाना चाहिए। उसने रोते हुए खुद से कहा। अचानक से उसके कान में एक आवाज गूंजी। कार्टून पेंटिंग से भरी एक बड़ी और सुंदर सी वैनिटी वैन अचानक सड़क के किनारे रुकी। वैनिटी वैन की ऊपर की छत थोड़ी सी खिसक गई। उसमें से एक पतला सा घुंघराले बालों वाला लड़का स्पीकर और माइक पकड़े बाहर आया। दिखने में वो लड़का काफी समझदार लग रहा था। सुनो भाइयों और बहनों, आपके शहर में हमारे आरजे आपकी हर समस्या का समाधान देने आ चुके हैं। सिर्फ 2 दिन है आपके पास। अपनी हर समस्या आरजे को बताइए। ये हमारा आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि हमने किसी को भी अपने ऑफिस से दुखी मन से नहीं लौटाया है। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड चाहिए, अपने रूप रंग से हैं परेशान, लोग करते हैं परेशान, किसी को सबक सिखाना है। अब लाइफ में नो टेंशन, नो प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपकी हर समस्या का समाधान आरजे लाइफ में मिलेगा। ये नाम सुनते ही वहाँ एक एक कर भीड़ इकट्ठी होने लगी। सिमी ने भी मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछ लिए। उस लड़के ने अपना गला खखारा। पर इसके लिए आपको कीमतें देनी होंगी, जो आपकी समस्या को देखकर हमारी आरजे आपको बताएंगे। जल्दी से जल्दी नंबर और हमारे ऑफिस का एड्रेस नोट कर लीजिए। सिर्फ 2 दिन याद रखना। आप सबको अपनी रजिस्ट्री करवाने के लिए 5367400000 इस नंबर पर कॉल कीजिए। आपको एड्रेस मिल जाएगा। ये मेरी गारंटी है। आप आएंगे जरूर अपनी तकलीफें लेकर, पर जाएंगे सिर्फ चेहरे पर स्माइल लेकर। पर एक चेतावनी है, आरजे सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जो उन्हें सही लगते हैं। आरजे को झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, तो कृपया उनके सामने किसी तरह का झूठ न बोलें, नहीं तो अपने नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। धन्यवाद। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। उस लड़की ने जल्दी से नंबर नोट कर लिया। वो घुंघराले बालों वाला लड़का अपनी वैनिटी वैन में वापस चला गया। वैनिटी वैन आगे बढ़ गई। इसी के साथ एक गाना बज उठा।
RJ Life, do whatever you want to do. Ma'am, yo, take a chill pill. Who? I'm with you. Ooh. Yahoo, yahoo, hoo, yahoo, yahoo. RJ Life, hoo. No tension. Say no to problems. Ooh. Yahoo. Just dance. Just sing. No tention, because we are with you. Don't get upset. We are here for you. RJ Life. Yo. वो वैनिटी वैन एक पुराने ऑफिस के सामने रुकी। दिखने में पुराना लग रहा था। आरजे ने इस ऑफिस को 2 दिन के लिए किराए पर लिया है। ऐसे तो वो ऑफिस काफी छोटा था, पर आरजे के लिए काफी था। उस ऑफिस के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, जिसके आगे बड़े बड़े अक्षरों में RJ Life लिखा गया था, जो कि खुद आरजे ने ही लगाया था। इस बोर्ड को वो हमेशा अपने पास रखती है, ताकि अगला ठिकाना जहाँ भी बनाए वहाँ ये बोर्ड लगाकर अपना टेम्पररी ऑफिस खोल सके। उस वैनिटी वैन से उस घुंघराले बालों वाले लड़के के अलावा एक लड़का और 2 लड़कियां बाहर आईं, और वो चारों ऑफिस के अंदर चले गए। ऑफिस के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी, जो कि शायद आरजे का केबिन था। उस घुंघराले बालों वाले लड़के ने सबको रोक लिया। अभी आरजे का मस्ती टाइम है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। लड़की ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, उर्विन, आरजे जितना बुरा गाती है ना, मैं बता नहीं सकती। उर्विन ने कहा, यूनी, ये उनका टाइम है। अर्क ने कहा, सुनना तो हमें पड़ता है ना। मानसा बोली, और फिर तारीफ भी करनी पड़ती है। काश बस एक बार उसे बोल पाऊं कि वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा घटिया गाती है, शांति मिल जाएगी दिल को। केबिन से आ रही आवाजें अब और तेज हो गई थीं। चारों ने अपने कान पर हाथ रख लिया। कैसे बचे इस टॉर्चर से, सब एक साथ चिल्लाए, अजीनो शान शहंशाह, याहू वे, अजीनो अजीनो अजीनो, याहू। हाँ, मैं पागल हूँ। हाँ, मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ। कोई तो रोक लो मुझे, कहीं मैं गिर ना जाऊं। कोई तो टोक लो मुझे, कहीं मैं फिसल ना जाऊं। मैं हूँ दुनिया की शहजादी, मुझसे बड़ा न कोई। जो सुमिरन दिल से करे, हम उसी की होई। आरजे को गाना बहुत पसंद था, पर वो गाती अपनी मर्जी से ही थी। हालांकि गाते वक्त उसकी आवाज इतनी सुरीली नहीं थी। शायद बहुत बुरा गाती है आरजे। यूनी ने कहा, माँ बहनी कर रही है, गाना नहीं आता तो गाती क्यों है यार? उर्विन बोला, गाली नहीं, कितनी बार समझाया तुम्हें? यूनी ने अपने कान में रुई ठूंस ली। अभी अपना सॉन्ग आएगी, सबसे अलग वाला, जिसका कोई अर्थ नहीं है, समझ से ऊपर, और मैं अपने सिर में दर्द नहीं करना चाहती। मानसा ने कहा, पता नहीं ये तीसरी दुनिया के इतने अजीब अजीब सॉन्ग कहाँ से लेकर आती है। अर्क बोला, जहाँ से भी लाती है, हमारी समझ के बाहर है। इतना कहे उसने मानसा और उर्विन की तरफ रुई बढ़ाकर अपने कान में भी रुई ठूंस ली। तभी अचानक केबिन का दरवाजा फटाक से खुला। एक 23-24 साल की लड़की बाहर आई। हाई नेक मोटी सी स्वेटर और जीन्स, बाल सिर्फ गर्दन तक, सामान्य कदकाठी, आंखों में एक अलग ही गहराई, जैसे बहुत से राज छुपे हों। चेहरे पर मुस्कान जो कभी गायब नहीं होती। क्या बात है, कान में रुई डाल लोगे तो क्या सोचते हो बच जाओगे? चलो रुइयां निकालो और मेरा गाना सुनो। आरजे ने बाहर आके कहा। किसी को भी आरजे की आवाज नहीं सुनाई दी, तो आरजे ने आगे बढ़ उर्वेन के कान की रुई निकाल सबको रुई निकालने का इशारा किया। सबके मुंह बन गए और बेमन से कानों से रुइयां निकाल दी। आरजे के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। तो अब मैं गाती हूँ, तुम लोग सुनो और तारीफ करना। हाँ, सबने मुंह बंद कर हाँ में सिर हिला दिया। उनके पास अब कोई और रास्ता ही नहीं था। आरजे ने अपने कान पर हाथ रखा और सुर लगाते हुए चिल्लाने लगी, सपने मेरे
मस्ती की लाइफ जीना मुझे हर पल, मस्ती में यहाँ सुन लो मुझे, आरजे की लाइफ चाहिए सबको। आरजे हूँ मैं, हर एक की प्रॉब्लम्स का हल हूँ मैं। आरजे हूँ मैं, दुनिया में एक सबसे अनोखी, मैं हूँ आरजे। आरजे कोई भी हो प्रॉब्लम आइए ना मेरे पास, मैं हूं ना, कर दूंगी सबकी जिंदगी में त्रास। आरजे हूं मैं। वाह वाह वाह, आरजे ने खुद की ही तारीफ करते हुए कहा। आरजे इतना बुरा गा रही थी कि चीजें अपने आप गिरकर टूटने लगी। उर्वेन, यूनी, मानसा और अर्घ मुश्किल से खड़े रह पा रहे थे। आरजे ने मुस्कुराते हुए बड़ी बड़ी आंखों से उन सब की तरफ देखा। चलो अब तुम सबकी बारी, मुझे खुश करो ताकि तुम सबके आने वाले खुशहाल जीवन में कोई परेशानी ना आए। अर्घ ने लंबी सांस ली। वो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। उसने अपना हाथ दिखा, कमाल, अंगूठे और उंगली को जोड़ उसके गाने की तारीफ की। सबने वैसे ही किया। आरजे खुश हो गई। हाय, मैं कितना अच्छा गाती हूँ, चलो इसी बात पर हंस दो। सब ने झूठी स्माइल की। वो सब इस समय किसी कठपुतली की तरह लग रहे थे जिसे आरजे अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। मानसा ने धीरे से अर्घ के कान में कहा, हमारा टाइटल सॉन्ग आरजे's लाइफ इसी ने तो लिखा है। सच में इतना बकवास सॉन्ग है, लोग हंसते होंगे हम पर इसे वो तारीफ लगती है। अब हम कर भी क्या सकते हैं। आरजे ने तिरछी निगाहों से मानसा की तरफ देखा। आज कोई केस आया या फिर आज मुझे तुम सबकी बकवास सुनकर ही अपना काम चलाना पड़ेगा? उर्वेन बोला, हमने हमारी कंपनी का प्रमोशन तो कर दिया है, पर ये गुजरात में हमारा पहला केस है। यहाँ हमें लोग उतना नहीं जानते और हमारी कंपनी इंग्लैंड में है। विदेशों में ही हमें ज्यादा लोग जानते हैं। तुम्हें नहीं लगता हमें यहाँ कम से कम 1 महीना रुकना चाहिए? मुझे तो समझ नहीं आता, अपना अच्छा खासा घर और कंपनी छोड़ तुम्हें इंडिया में क्या करना है? मानसा बोली, और साथ में हमें भी घसीट लाई हमारी लाइफ में बची कुची सुख शांति छीनने के लिए। आरजे ने उसे घूरा तो वो चुप हो गई। अर्घ बोला, यहाँ अब तक हम सिर्फ 5 राज्यों के एक प्रसिद्ध शहर में घूमे हैं और वहां भी सिर्फ 2 ही दिन रुके हैं। यूनी ने कहा, मैं अब थक गई हूँ आरजे, प्लीज हम पर थोड़ा रहम करो। हम इंग्लैंड वापस चलते हैं यार, हमारी कितनी मजे की लाइफ थी वहाँ। तुम्हारे मॉम डैड भी तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं वहाँ। आरजे अब थोड़ी सीरियस हो गई। उसने अपने हाथ छाड़े और टेबल पर रखा इंडिया का मैप उठा खुद भी टेबल पर बैठ गई। अब बकवास का टाइम ओवर, चुपचाप सब कान खोलकर मेरी बात सुनो। मानसा ने आलस भरे लहजे में कहा, अब तक वही तो कर रहे हैं। आरजे ने उसे घूरा तो उसके साथ साथ सब सीधे खड़े हो गए। आरजे ने एक पेंसिल से उन 5 राज्यों पर निशान लगाए जहां अब तक उन्होंने केस सॉल्व किए थे। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और केरल। हम अब तक इन राज्यों में घूम चुके हैं। कल जाने से पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमारी आरजे लाइफ कंपनी कहाँ ट्रांसफर होगी। मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, सब तैयार रहो। यूनी और मानसा थककर जमीन पर बैठ गई। यूनी ने कहा, गधा मजदूरी करवा रही हो तुम हम सबसे। आरजे ने उसकी बात बिल्कुल इग्नोर कर दी। तभी एक पतला सा लड़का अंदर आया। उसे देख के लग रहा था जैसे कई जन्मों से भूखा है। उसकी हड्डियां उसके शरीर से बाहर झांक रही थीं और उसका मुंह बिल्कुल पिचक गया था। आरजे टेबल से उतर गई। उसने उर्वेन को क्लाइंट संभालने का इशारा किया और अपने कैबिन की तरफ चली गई। उर्वेन उस आदमी की तरफ बढ़ गया। रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? आदमी ने अपने बाल बिखरा दिए। आरजे जी से मिलने। यूनी बोली, आरजे से मिलना है तो पहले बाल सही करो। आरजे को बिखरी हुई चीजें पसंद नहीं। हालांकि वो खुद चीजों को बिखेरना पसंद करती है, पर उसके सामने कोई और करे उसे बर्दाश्त नहीं। मानसा ने अपने हाथ फोल्ड किए और उस आदमी को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगी। बीवी से परेशान हो? आदमी ने अपने बाल सही किए। उसकी आंखों में चमक आ गई। हाँ, आपको कैसे पता? अर्घ बोला,
हमें सब पता है, सीधे अंदर जाओ, आरजे तुम्हें कैबिन में मिलेगी। उर्वेन बोला, और प्लीज कोई ऐसी हरकत मत करना कि उसे गुस्सा आ जाए। इस पर मानसा बोली, अगर गलती हो भी जाए तो वो तुम्हें 5 मिनट का समय देगी, बहुत हंस हंस कर बातें करेगी तुमसे। इसका मतलब तुमसे कोई गलती हो गई है, बिना कोई सवाल किए माफी मांग लेना। वो आदमी ये सब सुन काफी डर गया था। बड़ी मुश्किल से खुद को मजबूत बना आरजे के कैबिन में आया। आरजे रोलिंग चेयर पर बैठी घूम रही थी। जैसे ही वो आदमी अंदर आया, आरजे ने अपनी चेयर वहीं रोक ली। आदमी डरते हुए उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। आरजे ने उसके माथे पर झलकती पसीने की बूंदों को नोटिस किया। डरने की जरूरत नहीं है, इतना कह उसने एसी का टेम्परेचर बढ़ा दिया। लो पानी पियो। उस आदमी को अब थोड़ी शांति मिली। एक ही सांस में उसने सारा पानी खत्म कर दिया। धन्यवाद। आरजे अब पहले से ज्यादा सीरियस लग रही थी। अब बताओ प्रॉब्लम क्या है? पहले तो अपना नाम बताओ। उस आदमी ने थूक गटका। मेरा नाम राजा है, मैं भावनगर का रहने वाला हूँ। 1 साल पहले मेरी शादी सुशीला से हुई थी। मुझे तो वो पहली नजर में ही भा गई थी। सुशीला बहुत सुंदर थी। ये कहते हुए वो सुशीला की यादों में खो गया। आरजे ने राजा को टेढ़ी नजरों से घूरा और उसकी आंखों के सामने चुटकी बजा दी। राजा अपने ख्यालों से बाहर आया। राजा शर्म के मारे हंस दिया। हाँ, माफ करना, मेरी सुशीला सच में बहुत सुंदर थी। आरजे ने अंगड़ाई ली। तुम बोलो। मुझे एक जगह बैठकर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा घूम लेती हूँ। बोलो। आरजे खड़े होकर पूरे कैबिन में अंगड़ाई लेते कूदते कैबिन में रखी हुई चीजों के साथ छेड़छाड़ करते हुए घूमने लगी। राजा ने एक और ग्लास पानी पिया। मैडम, ये सुनते ही आरजे रुक गई। मुझे मैडम नहीं, आरजे बुलाओ, वही मेरी पहचान है। इतना कह वो फिर से घूमने लगी। राजा बोला, हाँ, हमारी शादी के दिन मुझे पता चला कि मेरे माँ बाप ने सुशीला के परिवार से दहेज के रूप में बहुत सारे पैसे और एक कार ली है, जिसकी वजह से सुशीला के पापा कर्जे में डूब गए और हमारी शादी के दूसरे दिन अपना घर बार सब बेच उन्होंने वो कर्जा उतार तो दिया, पर वो सब सड़क पर आ गए। तो मेरी बीवी सुशीला उन्हें हमारे घर ले आई। ये बात मेरे माँ बाप को पसंद नहीं आई, पर मेरे समझाने पर वो मान गए थे। पर उसके बाद सुशीला हर रोज मुझे और मेरे माँ बाप को मारती पीटती थी, घर के सारे काम करवाती थी। मेरे माँ बाप सुशीला से परेशान हो अपने गांव चले गए। मैंने सोचा अब वो मुझे परेशान करना बंद कर देगी, पर उसके बाद तो सुशीला और उसका पूरा परिवार मुझसे नौकरों की तरह बर्ताव करने लगा। मैं जो भी कमा कर लाता वो मुझसे सब छीन लेती, घर के सारे काम करवाती। अगर काम ना करने के लिए कहूँ तो अपने माँ बाप के साथ मिलकर मुझे पीटती है। कई बार तो खाने को भी नहीं देती। मैंने पुलिस में जाने की धमकी दी तो सुशीला ने खुद को चोट पहुंचाई और मुझ पर घरेलू हिंसा का केस डाल दिया। पूरे सप्ताह मुझे जेल में रखा, तब जाकर उसने केस वापस लिया। मेरी जिंदगी झंड कर रखी है सुशीला ने। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। सुना है आप विदेश से आए हैं, हम जैसे दुखियारों की मदद करते हैं।